हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 22 यानी कि नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और टोटल हमारा MCQs कवर होगा 125। यहाँ मैंने 120 लिखा हुआ है, लेकिन मैं 125 सवाल करवाऊँगा, कुछ सवाल मैंने बढ़ा दिया है। तो इस सीरीज के जो भी चैप्टर्स हैं, आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। NCERT नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारी वीडियोज आपको इस सीरीज के उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। हम लोगों ने पार्ट 1 में न्यूरॉन के संरचना पे आधारित MCQs को देखा था और न्यूरॉन के जो प्रकार होते हैं उस पे। पार्ट 2 में हम लोगों ने ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क के ऊपर सवालों को देखा, साथ में कुछ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर यानी कि मेरुरज्जु के ऊपर। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे ह्यूमन ईयर के ऊपर और कुछ मिश्रित सवाल, मिक्स्ड सवाल देखेंगे। अब यहाँ मिक्स का मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे चैप्टर्स के सवाल आपको करवाऊंगा, इसी चैप्टर का होगा। कुछ सवाल मैंने लिया हुआ है क्लास 10th और 11th में जो NCERT में MCQs दे रखा था, सीधा वही मैंने चिपका दिया हुआ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो। ऐसे तो कई सारे MCQs है जो मुझे छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारे लेवल का नहीं है वो, लेकिन जो आपके एग्जाम में आ सकता है मैंने उसको पिक कर लिया है। और कुछ और एक्स्ट्रा सवाल देखेंगे हम लोग नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मिक्स लिखा हुआ है, ना कि इसलिए कि हम लोग किसी और चैप्टर्स के सवाल करने वाले हैं। एक बात और जो महत्वपूर्ण है, आई के ऊपर आपके एग्जाम में खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है आई टॉपिक, बट मैंने इसमें आई कवर नहीं कराया है। हालांकि आई टॉपिक हमें इसी चैप्टर में पढ़ने होते हैं, बट मैंने सवाल यहाँ नहीं लिया हुआ है क्योंकि मैंने 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने आई कवर कराया हुआ है। एक NCERT फिजिक्स के अंदर लाइट चैप्टर है उसमें, और दूसरा एक ह्यूमन आई नाम से मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें 20 सवाल मैंने कराया हुआ है। तो ये दोनों ही वीडियोज आप जरूर देख लो। लाइट चैप्टर में जो आई वाला सवाल है वो मैंने लगातार डाला हुआ है, आप उसको देख लो। और एक और वीडियो वो जो स्पेशली आई के ऊपर है, 20 सवाल है, वो देख लो। आपका आई कवर हो जाएगा। इससे बाहर आई से रिलेटेड सवाल आने के चांसेस बहुत ही कम है जो मैंने कराया हुआ है उससे बाहर। तो ये दोनों वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? अपने स्क्रीन के राइट साइड में ऊपर में कोने पर देखो, आपका जो स्क्रीन है उसमें ऊपर की तरफ राइट साइड में देखो, कोने पर आपको एक आई बटन दिखेगा। उस आई बटन पर क्लिक करो। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो 2 वीडियो आपके सामने होगा, आप उन दोनों ही वीडियोज को देख लो। हम लोग कवर कर चुके हैं 76 तक। आज हम लोग 77 से आगे बढ़ेंगे और ये हमारा इस वीडियो का पहला सवाल है। ये जो सवाल है ये आई के ऊपर है, मैंने आई के ऊपर 2 सवाल डाला हुआ है। तो ये हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन विटामिन ए का एल्डिहाइड है, यानी कि एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। हमारे आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर हम अपनी आंख की बात करें तो उसमें रेटिना होता है और उस रेटिना में 2 प्रकार के फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं जिसका नाम है रॉड सेल और कोन सेल। ये एक्चुअल में ये दोनों बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं। तो इन सेल्स में एक मॉलिक्यूल पाया जाता है रेटिनल। ये रेटिनल और कुछ नहीं, विटामिन ए का ही फॉर्म है। विटामिन ए के 2-3 फॉर्म्स होते हैं, रेटिनल, रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन। तो हमारे रॉड सेल और कोन सेल रेटिना के अंदर जो है उसमें रेटिनल पाया जाता है। इसी को हम लोग रेटिनिन भी बोलते हैं। रेटिनल बोल दो या फिर रेटिनिन बोल दो। तो इस विटामिन में विटामिन ए का जो ये फॉर्म है इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन मानव का जो कर्ण है, मानव का जो कान है, उसका मुख्य कार्य है। ह्यूमन ईयर का मेन फंक्शन इसमें से कौन है? ह्यूमन ईयर का पहला काम, जो प्राथमिक कार्य है, जो प्राइमरी फंक्शन है, वो है शरीर का संतुलन बनाना। जी हाँ, पहला काम है शरीर का संतुलन बनाना, दूसरा काम है सुनना। तो जो हमारा कान है उसका 2 काम मेनली है, शरीर का संतुलन बनाना पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सुनना। तो ए और सी राइट। उसके बाद है जो ह्यूमन ईयर है, मानव का जो कान है, उसको मेनली कितने पार्ट्स में पहले डिवाइड करते हैं? कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनमें से कौन है जो ह्यूमन ईयर का पार्ट नहीं है? ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर यानी कि बाह्य कर्ण, मिडल ईयर यानी कि मध्य कर्ण, इंटरनल ईयर यानी कि अंतःकर्ण। तो ये तीनों ही पार्ट्स हैं, इनमें से कोई नहीं है जो ह्यूमन ईयर का पार्ट नहीं है। ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। और यहाँ मैंने सबके बारे में कुछ कुछ बातें लिखी है जो आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए। एक्सटर्नल ईयर का काम क्या है? एक्सटर्नल ईयर का काम है ये हवा से साउंड वेव को कलेक्ट करता है और हमारे कान के पर्दे के पास भेज देता है। उसके बाद मिडल ईयर का काम ये है जो साउंड वेव मिडल ईयर में पहुंची है
उसको ये आवर्धित करता है, यानी कि एम्पलीफाई करता है, ताकि ये इंटरनल ईयर तक पहुंच सके। उसके बाद इंटरनल ईयर में क्या होता है, इंटरनल ईयर में ये साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑडिटरी नर्व के थ्रू, श्रवण तंत्रिका के थ्रू हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है और वहाँ हमारा ब्रेन इन साउंड वेव को एनालाइज करता है और हम चीज़ों को सुन पाते हैं, आवाज़ों को पहचान पाते हैं। एक्सटर्नल ईयर में याद रखना कि इसमें हवा भरा होता है, मिडिल ईयर में भी हवा भरा होता है, इंटरनल ईयर में द्रव भरा होता है। ये मैंने पिक्चर भी दिखाया हुआ है, ये हमारा कान का पर्दा है। ये जो कान का पर्दा है, ईयर ड्रम है, ये हमारे एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को अलग करता है। तो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच में हमारा कान का पर्दा है। ये कान की 3 हड्डियां हैं, आपने सुना होगा, मुद्रक, निहाय, वलियक, मैलियस, इनकस और स्टेपिज या फिर स्टेप्स बोल दो या फिर स्टिरप बोल दो। ये 3 हड्डियां हैं, 1, 2 और 3। और ये हमारे इंटरनल ईयर का पार्ट है, जिसमें ये जो घुमा हुआ है स्नेल के जैसा, ये है हमारा कॉक्लिया और ये श्रवण तंत्रिका। अब इस पिक्चर में देखो, जब आप किसी के कान को देखते हो या फिर आप अपने हाथों से अपने कान को अभी टच करो, तो जिस पार्ट को आप टच कर रहे हो वो हमारे एक्सटर्नल ईयर का पिन्ना है। हमारे एक्सटर्नल ईयर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं पिन्ना, पिन्ना को ही ऑरिक्यूला बोलते हैं, और दूसरा ऑडिटरी कैनाल। तो ये दोनों पार्ट्स कौन कौन से हैं देख लो यहाँ पे। ये जो पार्ट है, यानी आपने अपने हाथों से अपने कान को टच किया, तो जिस पार्ट को टच किया वो है पिन्ना, ईयर पिन्ना या फिर ईयर ऑरिक्यूला। उसके बाद ये देखो, एक ट्यूब, कान में उंगली डालते हो ना, तो वो जो कैनाल है, वो जो ट्यूब है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। तो ये जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये पिन्ना ये साउंड वेव को कलेक्ट करता है और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यानी कि बाह्य श्रवण गुहा ये साउंड वेव को हमारे कान के पर्दे के पास भेजती है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, ये है हमारा इंटरनल ईयर। इसमें भी हवा भरा होता है और इसमें 3 हड्डियां होती है जो साउंड वेव को एम्पलीफाई कर देती है और फिर ये साउंड वेव हमारे इंटरनल ईयर में पहुंचती है। इंटरनल ईयर में ये देखो, ये हमें कॉक्लिया मिलता है। ये कॉक्लिया साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है और फिर यहीं से ऑप्टिक नर्व निकलती है, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑडिटरी नर्व निकलती है जो इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को हमारे ब्रेन में पहुंचा देती है। उसके बाद ये देखो, एक और आपको कैनाल दिख रहा है, ट्यूब दिख रहा है, इसे बोलते हैं यूस्टेकियन कैनाल। यूस्टेकियन कैनाल, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसका क्या काम है। ये देख लो, ये हमारा कान का पर्दा है, ईयर ड्रम है, और ये कान की 3 हड्डियां, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। अगला है, इनमें से कौन हमारे एक्सटर्नल ईयर का पार्ट नहीं है? तो पिन्ना है, और पिन्ना को ही ऑरिक्यूला बोलते हैं, तो ये दोनों तो एक ही है। उसके बाद ऑडिटरी कैनाल को ही हम लोग ऑडिटरी मीटस भी बोलते हैं। तो ए बी सी ये तो ठीक है। मेलियस ये तो हमारे मध्य कर्ण में उपस्थित हड्डी है। एक्सटर्नल ईयर के बारे में देख लो, पिन्ना जिसे हम लोग ऑरिक्यूला भी बोलेंगे, और ऑडिटरी कैनाल यानी कि श्रवण गुहा। पिन्ना के बारे में मैंने आपको बताया, ये साउंड वेव को कलेक्ट करता है। उसके बाद पिन्ना के बारे में आपको ये याद रखना है कि पिन्ना केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। कुछ ही स्तनधारी है जिसमें पिन्ना नहीं पाया जाता है, जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल। डॉल्फिन और व्हेल भले मछली बोलते हैं, बट ये मैमल्स हैं, स्तनधारी है, तो इसमें पिन्ना नहीं पाया जाता, मैमल्स होते हुए भी। तो ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए। उसके बाद ऑडिटरी कैनाल के बारे में मैंने आपको बताया, जो साउंड वेव पिन्ना ने कलेक्ट किया उसे ये एक्सटर्नल कान के पर्दे के पास भेजती है। उसके बाद देखो, जो हमारा ऑडिटरी कैनाल है, इसमें बाल होते हैं, बहुत ही महीन बाल होते हैं, और इसमें कुछ ग्रंथियां होती है जो वैक्स को सिक्रीट करती है, मोम को सिक्रीट करती है। क्यों? ताकि बाहर से आने वाले जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इसमें चिपक जाए और हमारे कान के पर्दे के पास नहीं पहुंच पाए। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन एक्सटर्नल ईयर का, बाह्य कर्ण का मेन फंक्शन है, मुख्य कार्य है? बता चुका हूं आपको, ये हमारे वातावरण से साउंड वेव को कलेक्ट करता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन है जो हमारे एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को अलग करता है? कौन हमारे बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण को अलग करता है? तो ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के बारे में भी 2-4 पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। ईयर ड्रम को हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, कर्णपटह झिल्ली भी बोलते हैं। उसके बाद जो ईयर ड्रम है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके बाद ये हमारे बाह्य कर्ण को और मध्य कर्ण को अलग करता है।
अगला सवाल है ईयर ड्रम इज ऑल्सो नोन एज, ईयर ड्रम को और क्या कहते हैं? तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अगला सवाल है जो हमारे मिडल ईयर में बोन्स हैं, जो हमारे मध्य कर्ण में हड्डियां हैं, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ईयर ऑसिकल्स। ऑसिकल का मतलब होता है बहुत ही छोटी हड्डी। तो बहुत ही छोटी अगर हड्डियां हैं तो उसे ऑसिकल्स बोलेंगे, क्योंकि हमारे कान में है तो ईयर ऑसिकल्स हो गया। कान की 3 हड्डियां जो हमारे 3 ईयर ऑसिकल्स हैं, इसके बारे में आप देखो क्या क्या ध्यान में रखना है आपको। ये तीनों हड्डियां हमारे मध्य कर्ण में उपस्थित है, पहले तो ये ध्यान में रखना है आपको। दूसरा, ये तीनों ही हड्डियां साउंड वेव को एम्पलीफाई करती है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये 3 हड्डियों का नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेलियस इनकस स्टेप्स, ये तो हो गया पहला नाम। शेप के आधार पर भी इसका नाम है हैमर एनविल स्टेडअप, और हिंदी में मुद्रक निहाय वलयक। तो हिंदी वाले कृपया करके इंग्लिश में भी नाम आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा हो सकता है आपको मुद्रक निहाय वलयक ना मिले, डायरेक्ट लिख करके आ जाए हिंदी में मेलियस इनकस और स्टेप्स। तो मेलियस को ही हैमर बोलेंगे, इनकस को ही एनविल बोलेंगे, स्टेप को ही स्टेडअप बोलेंगे। इधर वाला जो नाम है ये उसके आकृति के आधार पर दिया गया है, हड्डियों के आकृति के आधार पर। और ये 3 हड्डियां कौन से हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो स्टेप्स है या फिर जो स्टेडअप है या फिर जो वलयक है, ये हमारे कान की सबसे माफ कीजिएगा, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अब पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो डेफिनेटली हमारे कान की भी सबसे छोटी हड्डी हो गई, बट आपको ध्यान में क्या रखना है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला सवाल है इनमें से कौन है जो हमारे कान में हड्डी उपस्थित नहीं है? इनमें से कौन सी हड्डी हमारे कान की नहीं है? तो मेलियस इनकस स्टेप्स है, फीमर हमारे जांघ की हड्डी है, और फीमर ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी है। अगला सवाल है जो हमारा ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, जो हमारे ऑडिटरी ऑसिकल्स को ही हम लोग ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं, तो इन ईयर ऑसिकल्स के 2 नाम हैं। तो यही आपको बताना है कि जो 2 नाम है उसके साथ कौन करेक्ट मैच है। तो मेलियस को ही हैमर बोलते हैं, इनकस को एनविल बोलते हैं, स्टेप्स को स्टेडअप बोलते हैं। तो डी है जो कि गलत है, बाकी ये 3 सही है। अगला है जो हमारे ईयर ऑसिकल्स हैं, जो ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, उसका मेन फंक्शन क्या है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये तीनों हड्डियां मिलकर के क्या करती है, ये साउंड वेव को एम्पलीफाई करती है, और साउंड वेव को इतना ज़्यादा एफिशिएंट बना देती है ताकि हमारे इंटरनल ईयर तक पहुँच सके। अगला सवाल है इनमें से कौन साउंड वेव की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है ताकि ये हमारे इंटरनल ईयर तक पहुँच सके? ये कौन है? ईयर ऑसिकल्स। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी इनमें से किस में उपस्थित है? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे मध्य कर्ण में उपस्थित है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन हमारे बॉडी के अंदर, ये कौन है? स्टिरअप है। हमारे शरीर की सबसे छोटी मसल, ये कौन है? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी और सबसे छोटी पेशी, ये दोनों ही हमारे मध्य कर्ण में है, और इस दोनों का नाम ही मिलता जुलता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स और सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्टोरियस ये हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी है, लॉन्गेस्ट मसल है। अगला सवाल है हमारा यूस्टेकियन कैनाल के ऊपर। जो यूस्टेकियन कैनाल है उसके संबंध में बताना है इन 4 में से कौन गलत है। पहला है ये हमारे मध्य कर्ण को फेरिंग्स से जोड़ती है। यूस्टेकियन कैनाल ये हमारे मध्य कर्ण को हमारे नेजोफेरिंग्स के साथ जोड़ती है। ये पिक्चर आप देख सकते हो, यही है यूस्टेकियन कैनाल, ये हमारा सही है। यह बाह्य कर्ण को फेरिंग से जोड़ती है, ये गलत हो जाएगा। इंग्लिश वाले कृपया करके क्या करेंगे, यहाँ मिडिल ईयर लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर समझेंगे, तब जाकर के ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, वरना ए और बी दोनों ही ऑप्शन जो है वो एक ही हो जाएगा। तो आप सही कर लेना। दूसरा क्या काम है इसका, ये देखो, जो हमारा कान का पर्दा है, आपको पता होगा कि ये वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। तो ये कान का पर्दा अच्छे से फ्रीली, स्वतंत्र रूप से कंपन तभी करेगा जब इस पर्दे के दोनों तरफ हवा का दबाव बराबर हो, यानी कि प्रेशर इक्वल हो। कान के पर्दे के एक तरफ है एक्सटर्नल ईयर और एक तरफ है मिडिल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में भी हवा बड़ा होता है, आपको पता ही है, इन सब में क्या होता है, हवा बड़ा होता है। और मिडिल ईयर में भी मैंने आपको बताया कि इसमें भी हवा बड़ा होता है। तो एक्सटर्नल ईयर के साइड हवा का दबाव बदलते रहता है, क्योंकि ये हमारे वातावरण के कांटेक्ट में है। तो इसी के हिसाब से मिडिल ईयर में भी हवा का दबाव बदलते रहना चाहिए, तभी तो ये स्वतंत्र रूप से कंपन कर पाएगा कान का पर्दा। तो इसमें ये हेल्प करती है यूस्टेकियन ट्यूब। ये यूस्टेकियन ट्यूब
मिडिल ईयर में हवा के दबाव को बदलती रहती है, एक्सटर्नल ईयर में जो हवा का दबाव है उसके हिसाब से। तो ये हमारा सी सही है। क्या बोला है, ये प्रेशर को इक्वलाइज करता है ईयर ड्रम के दोनों साइड। उसके बाद वैसे तो ये यूस्टेकियन ट्यूब क्लोज रहती है, बंद रहती है, लेकिन जब हम छींकते हैं, जब हम खांसते हैं, जब हम किसी चीज़ को निगलते हैं या पानी वगैरह पीते हैं, कुछ भी अगर निकलते हैं तो ये यूस्टेकियन ट्यूब ओपन हो जाती है, खुल जाती है। तो बी हमारा गलत है, आप मिडिल को काट करके यहाँ पर एक्सटर्नल कर देना। अगला सवाल देखिए, जो कॉक्लिया नामक संरचना है ये इनमें से किस में उपस्थित है। तो कॉक्लिया नामक संरचना आप देख रहे हो ऐसे घूमी हुई है, ये स्नेल के जैसा, ये हमारे इंटरनल ईयर का पार्ट है। तो बी इसका राइट आंसर है। अंतःकरण की 3 संवेदी संरचनाएं, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास कान है उसका 2 काम मुख्य है। पहला जो सर्वप्रथम काम है वो है हमारे शरीर का संतुलन बनाना, दूसरा सुनना। हम बोलते हैं कि हमारा जो कान है वो एक सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी अंग है। लेकिन थोड़ा और अंदर जाकर के, थोड़ा और डीप में अगर बात करें तो हमारे कान के अंदर में जो एक्चुअल में सेंसरी पार्ट है, संवेदी भाग है, वो है मैक्युला, क्रिस्टा और कॉक्लिया। और ये तीनों ही संरचनाएं हमारे अंतःकरण में है, इंटरनल ईयर में है। तो अब से आप ध्यान में रखेंगे कि सेंसरी ऑर्गन हमारा जो कान है, एक्चुअल में इसके अंदर जो मैक्युला, क्रिस्टा और कॉक्लिया है ये सेंसरी पार्ट्स हैं। और इन सेंसरी पार्ट्स के कारण ही हम लोग बोलते हैं कि हमारा कान सेंसरी ऑर्गन है। अब क्या काम है ये देखो, मैक्युला और क्रिस्टा ये दोनों मिल करके हमारे बॉडी को बैलेंस करते हैं। मैक्युला और क्रिस्टा ये दोनों मिल करके हमारे शरीर के संतुलन को बनाते हैं। और कॉक्लिया ये हमारे सुनने से संबंधित है। कॉक्लिया साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है। अब थोड़ा अगर और डीप हम जाकर के बात करें तो कॉक्लिया को हमने कहा कि ये भी हमारा सेंसरी पार्ट है, बट कॉक्लिया के अंदर जो एक्चुअल में सेंसरी पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी संरचना है हमारे कान की जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है। यह है कॉक्लिया। और कॉक्लिया के अंदर भी कौन, ऑर्गन ऑफ कोटाई। कॉक्लिया को हम लोग सेंसरी पार्ट तो बोलेंगे, लेकिन थोड़ा और डीपली बात करें तो कॉक्लिया के अंदर कौन सी संरचना है जो एक्चुअल में सेंसरी पार्ट है, तो वो है ऑर्गन ऑफ कोटाई। लेबिरिंथ के बारे में भी आप ध्यान रखना कि जो हमारा इंटरनल ईयर है, जो हमारा अंतःकरण है, उसी को हम लोग लेबिरिंथ भी बोलते हैं। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये हमारा कान का पर्दा है। अगला सवाल है, ऑर्गन ऑफ कोटाई किससे संबंधित है। ऑर्गन ऑफ कोटाई बता चुका हूँ, हमारे कान के इंटरनल पार्ट में है कॉक्लिया, कॉक्लिया के अंदर है ऑर्गन ऑफ कोटाई। अगला सवाल है, इनमें से कौन है जो सेंसरी स्ट्रक्चर है हमारे कान के अंदर और ये हमारे बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो बता ही चुका हूँ, क्रिस्टा और मैक्युला ये दोनों मिलकर के हमारे बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो ए और बी दोनों। अगला सवाल है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। बट यहाँ पे साइनेप्स रखा है तो हम लोग इसको टिक करेंगे। ये क्लास 10th का सवाल है, ये क्लास 10th का सवाल है, यहाँ पे 9th नहीं है, 10th होगा। क्लास 10th में हमें ये चैप्टर पढ़ना होता है। अगला सवाल है, इनमें से किसके लिए हमारा जो ब्रेन है वो जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा ब्रेन सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और हमारे शरीर के संतुलन के लिए, इन सब के लिए है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, जो साइनेप्टिक जंक्शन होता है वहाँ पे जो केमिकल रिलीज होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो साइनेप्टिक जंक्शन होता है वहाँ पे रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे विसरल ऑर्गन यानी कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है या किसके द्वारा कंट्रोल होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आपको याद होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये उन मसल्स को कंट्रोल करता है जो वॉलेंट्री होता है, यानी जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार संचालन कर सकते हैं, जैसे हाथ का मसल, पैर का मसल, जो हमारी टंग है वो सब। तो उन सब के पास मैसेज लेकर के कौन जाएगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स। उसके बाद यहाँ भी देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है, तो ना ए होगा और ना ही सी होगा। बी में देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो न्यूरॉन्स आते हैं वो मैसेज को ले करके कहाँ जाते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स के पास या फिर ग्लैंड्स के पास। तो जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो क्या है, इनवॉलेंट्री है इन फंक्शन में। जो हमारे आंतरिक अंग है वो अपने हिसाब से काम करते हैं, आप चाहो या ना चाहो उनका जो काम है वो अपना करेंगे। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और इन सबको कंट्रोल करेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसके ये सारे पार्ट्स हैं उन सब में हम सिर्फ न्यूरॉन्स की बात करते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हमारे ब्रेन का कौन सा एरिया है जो स्ट्रॉन्ग इमोशन से एसोसिएटेड है, संबंधित है। तो एमिगडेला के बारे में मैंने आपको बताया था, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, डर हो गया, गुस्सा हो गया, ये सारे जो है एमिगडेला के द्वारा कंट्रोल होता है, साथ में हाइपोथैलेमस के द्वारा। इनमें से किसी में हाइपोथैलेमस नहीं लिखा हुआ है बट लिम्बिक सिस्टम नजर आ रहा है आपको, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि लिम्बिक सिस्टम में ही एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस आता है। अगला है, रोडोप्सिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है। रोडोप्सिन, देखिए ऑप्सिन नाम का प्रोटीन होता है, ऑप्सिन नाम का प्रोटीन होता है जो हमारे रेटिना के रॉड सेल और कोन सेल में पाया जाता है। तो अगर ऑप्सिन रॉड सेल में है तो हम बोलेंगे रोडोप्सिन। अगर ऑप्सिन प्रोटीन ये कोन सेल में है, शंकु कोशिका में है, तब हम उसे बोलेंगे आयोडोप्सिन। और इन रॉड सेल और कोन सेल में विटामिन ए पाया जाता है और ये विटामिन ए का कौन सा फॉर्म होता है, रेटिनल या फिर रेटिनिन, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जो ईयर कैनाल होती है जिसे हम लोग ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था हमारे एक्सटर्नल ईयर में, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें महीन बाल होते हैं, साथ में कुछ ग्रंथियां होती है जो मोम को स्रावित करती है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो वैक्स को सिक्रीट करते हैं। तो इन ग्लैंड को क्या कहा जाता है, तो ये जो ग्लैंड होते हैं इसे हम सिरुमिनस ग्लैंड बोलते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, ऑर्गन ऑफ कोटाई नामक जो संरचना है ये इनमें से किस में पाया जाता है। तो इंटरनल ईयर के कॉक्लिया में। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी क्रियाएं हैं जो मेडुला के द्वारा कंट्रोल होती है। तो मेडुला के बारे में मैंने आपको बताया, ये अधिकतम अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मैक्सिमम इनवॉलंटरी एक्शंस को ये मेडुला कंट्रोल करता है। तो ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वोमिटिंग, ये सारे के सारे क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी क्रियाएं हैं जो हमारे सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। सेरिबेलम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, साथ में ये हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। मान लो आपको स्ट्रेट लाइन में साइकिल चलाना है, स्ट्रेट लाइन में आपको चलना है, तो इसके लिए आपके बॉडी का बैलेंस चाहिए। अगर आपको साइकिल चलाना है तो भी बॉडी का बैलेंस चाहिए। पेन उठाना है, ये एक ऐच्छिक क्रिया है, वॉलंटरी एक्शन। तो इन तीनों को तो कंट्रोल करेगा सेरिबेलम, लेकिन सांस लेना ये हमारे मेडुला के द्वारा नियंत्रित होता है और पोन्स के द्वारा भी। अगला सवाल है, लेबिरिंथ किसे कहा जाता है। इंटरनल ईयर को ही लेबिरिंथ कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन है जो केवल मैमल्स में पाया जाता है। इनमें से कौन है जो केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। तो ईयर पिन्ना के बारे में मैंने आपको बताया था और कॉर्पस कैलोसम। तो ए भी होगा और सी भी होगा, तो यहाँ बोथ ए एंड सी होगा। हिंदी वाले थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लेना, यहाँ पर लिख देना दोनों, ए और सी दोनों। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि कान के अंदर देखने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो डॉक्टर्स यूज करते हैं मरीजों के कान के अंदर देखने के लिए ऑटोस्कोप का। अगला सवाल है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड स्टडी को, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है। न्यूरोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है, हमारे बॉडी के बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन के किस पार्ट के द्वारा कंट्रोल होता है। ये सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल होता है। हम मनुष्यों में क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं। क्रेनियल नर्व्स यानी कि कपालीय तंत्रिका, ये वो तंत्रिकाएं होती है जो हमारे मस्तिष्क से निकलती है। तो कपालीय तंत्रिका, क्रेनियल नर्व्स, ये वो नर्व्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से निकलती है या फिर हमारे ब्रेन में जाकर के एंटर करती है। तो ये टोटल 12 पेयर्स होते हैं, 12 जोड़ियां होती हैं क्रेनियल नर्व्स की। अगला सवाल है, मनुष्यों में टोटल मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कितनी होती है, यानी टोटल ह्यूमंस के अंदर कितने पेयर्स स्पाइनल नर्व्स होते हैं। और स्पाइनल नर्व्स हम उसे बोलते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ये टोटल 31 पेयर्स होते हैं। और ये सारे के सारे स्पाइनल नर्व्स ये होते हैं मिक्स्ड।
मिक्स्ड नर्व्स होते हैं। मिक्स्ड नर्व का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में ही कि न्यूरॉन और नर्व में अंतर होता है। एक नर्व में कई सारे न्यूरॉन्स हो सकते हैं। मान लो एक नर्व के अंदर सारे के सारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, तब हम बोलेंगे उस नर्व को कि ये सेंसरी नर्व है। अगर मान लो एक नर्व के अंदर सारे के सारे मोटर न्यूरॉन्स हैं, तो हम बोलेंगे कि ये नर्व मोटर नर्व है। अगर मान लो एक नर्व के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स भी हो और मोटर न्यूरॉन्स भी हो, तब हम उसे बोलेंगे मिक्स्ड न्यूरॉन। तो जितने भी स्पाइनल नर्व्स होते हैं तो वो सारे ही मिक्स्ड नर्व होते हैं, यानी इन सारे ही नर्व्स में सेंसरी न्यूरॉन्स भी होंगे और मोटर न्यूरॉन्स भी होंगे। अगला सवाल है, हमारे ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट कौन है, दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है, तो ये है सेरिबेलम। लिटिल ब्रेन ह्यूमन में किसे कहा जाता है, सेरिबेलम को ही कहा जाता है, अनुमस्तिष्क को कहा जाता है। अगला सवाल है, मनुष्यों में सबसे छोटी और सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका कौन है। ह्यूमंस के अंदर स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व्स बताना है कि कौन है। तो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व यह है ऑडिटरी, श्रवण, और लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व यह है वैगस। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन से एनिमल के पास कोई न्यूरॉन नहीं है, न्यूरॉन नहीं होते हैं, यह है स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज के अंदर कोई न्यूरॉन नहीं होता है। अगला सवाल है, इनमें से किसके पास न्यूरॉन तो है लेकिन ब्रेन नहीं है, केवल न्यूरॉन है ब्रेन नहीं है, तो यह है हाइड्रा, और हाइड्रा से ही नर्वस सिस्टम का शुरुआत होता है। अगला है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनिज्म है जिससे नर्वस सिस्टम की शुरुआत होती है, तो यह है हाइड्रा। अगला सवाल है, इनमें से कौन है जहां से ब्रेन की शुरुआत होती है। हाइड्रा के पास न्यूरॉन्स तो थे लेकिन ब्रेन नहीं था, लेकिन प्लेनेरिया से ब्रेन का बनना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेन का बनना इसे कहते हैं सेफलाइजेशन। सेफलाइजेशन, तो सेफलाइजेशन ये प्लेनेरिया से स्टार्ट हो जाता है। अगला है, जो भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जो भी अकशेरुकी जंतुएं होती है, उन सब में सबसे डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड ब्रेन किसके पास होता है, तो जो भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उन सब में ऑक्टोपस के पास सबसे विकसित दिमाग होता है। अगला सवाल है, हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहला कौन सा सिस्टम बनता है। जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर में जो सबसे पहला तंत्र तैयार होता है वो है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम सबसे पहले बनता है और सबसे आखिरी में बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। इनमें से कौन है जो सेंसरी नर्व नहीं है, तो ऑल्फैक्टरी नर्व, श्रवण तंत्रिका, ऑडिटरी नर्व और ऑप्टिक नर्व, ये सारे ही नर्व्स सेंसरी नर्व्स हैं। यानी कि ऑल्फैक्टरी नर्व ये इम्पल्स को लेकर के जाती है हमारे नोज से हमारे ब्रेन में। ऑडिटरी नर्व ये इम्पल्स को लेकर के जाती है, मैसेज को लेकर के जाती है हमारे ईयर से ब्रेन में। और ऑप्टिक नर्व ये मैसेज को लेकर के जाती है हमारे रेटिना से ब्रेन में। तो ये सारे ही क्रेनियल नर्व्स हैं। ये भी क्रेनियल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व, बट ये है मिक्स्ड नर्व। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मिक्स्ड नर्व है, सेंसरी नर्व नहीं है। अगला सवाल है, एन्सेफेलॉन किसे कहा जाता है, तो ब्रेन को ही एन्सेफेलॉन कहा जाता है। अगला है, इनमें से कौन हमारे ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, विकार है। पार्किंसंस डिजीज में हमारे ब्रेन के जो नर्व सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज में भी वही होता है, हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और इसमें क्या है कि याददाश्त कम हो जाती है। एन्सेफेलाइटिस ये हमारे ब्रेन में सूजन है और ये इन्फेक्शन के कारण होता है। ये इन्फेक्शन वायरस के कारण होता है या फिर बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज जो है ये ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लॉन्गेस्ट सेल है वो कौन है, लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका ये है शुक्राणु, स्पर्म। सबसे बड़ी कोशिका ये है एग सेल यानी कि ओवम। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली इस पार्ट के साथ हमारे टोटल कवर होते हैं 128 MCQs और ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, समाप्त होता है। अगला हमारा चैप्टर होगा स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, कंकाल और पेशीय तंत्र। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।